आप सबका एमए उत्तरार्ध की कक्षा में स्वागत है। आज हम निबंध की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और विशेषताएं जानने के साथ साथ निबंध का स्वरूप क्या निकल करके हमारे पास आता है, हमारे सामने आता है, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक निबंध में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या होती है। हमने परिभाषाओं का अध्ययन किया। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगा कि आपने इस वर्ष इन परिभाषाओं का अध्ययन किया, क्योंकि मैंने 3-4 परिभाषाएं ही आपको बताई है, क्योंकि सामान्य निबंध की परिभाषाएं हम बीए भाग तृतीय में पढ़ चुके हैं और अब आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे साहित्यिक निबंध या ललित निबंध की परिभाषाओं को। लेकिन एक निबंध का ऐसा अध्ययन जिससे कि हम साहित्यिक निबंधों पर आसानी से जा सकें, उनको पढ़ सकें, समझ सकें, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं सामान्य निबंध के बारे में आपको कुछ बताऊं। तो वो प्रयास हमारा यहाँ जारी है, जिसके अंतर्गत हमने निबंध की परिभाषा भी देखी और निबंध का हल्का सा एक स्वरूप क्या निकल करके आता है वो भी देखा। और अब हम निबंध की विशेषताओं को देखेंगे, जिसके आधार पर फिर हम जो साहित्यिक निबंध हमारे होंगे उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। एक निबंध की प्रथम जो विशेषता होनी चाहिए वो है निबंध अपेक्षाकृत छोटी किंतु स्वतः पूर्ण गद्य रचना होती है। निबंध अपेक्षाकृत छोटी किंतु स्वतः पूर्ण गद्य रचना होती है, जिसे पढ़ने वाला सरलता से पढ़ सकता है और समझ सकता है। इस विशेषता के अंतर्गत 3 बातें हैं: छोटी और पूर्ण रचना, सरलता जो पढ़ने और समझने के लिए हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह निबंध एक ऐसी छोटी रचना होती है या ऐसी छोटी गद्य रचना होती है जिसको पढ़ने और समझने में आसानी रहती है। दूसरी विशेषता होती है, इसमें किसी सिद्धांत विशेष का परिचय देने की अपेक्षा सामान्य बातों को हल्के फुल्के तथा रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि इसकी रोचकता नष्ट नहीं हो। अब इसमें 3 बातें निकल करके आती है। पहली तो है रोचकता, कि निबंध में रोचकता होती है और इसके लिए इसमें ये खासियत रखी जाती है कि इसमें किसी सिद्धांत विशेष का परिचय न दे करके सामान्य बातों को हल्के फुल्के और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। बातें सामान्य होंगी, जो विशेष की तरफ जाएगी, कोई विशेष सिद्धांत नहीं होगा। सिद्धांत होने पे बंधन हो जाते हैं जो निबंध में अच्छे नहीं माने जाते हैं। तीसरी विशेषता है, जैसे उपन्यास है, नाटक है, एकांकियां हैं, इनमें अनेक भाव एक साथ रहते हैं, लेकिन निबंध में एक साथ अनेक भावों की अभिव्यक्ति कभी नहीं की जाती। भूलवश या आवश्यकतावश कभी कभार कोई हो जाए तो बात अलग है, बल्कि एक ही विषय विचार या अनुभूति का वर्णन होता है। निबंध में एक ही विषय विचार या अनुभूति का वर्णन होता है, अनेक भावों की अभिव्यक्ति निबंध में नहीं होती है और इसीलिए उसमें सर्वत्र एकात्मकता तथा अन्विति पाई जाती है। यही कारण है कि निबंध बिखरा हुआ नहीं लगता, बल्कि एकात्म लगता है, एक लगता है, अलग अलग नहीं लगता। जो तत्व भीतर हैं उनमें अन्विति पाई जाती है, कहीं भी बिखराव नहीं मिलता है। चौथी जो विशेषता है वो है निबंध में कलात्मक स्पर्श भी होता है। निबंध एक साहित्यिक रचना है, तो साहित्यिक रचना होगी तो निश्चित रूप से उसमें कला का पुट होगा ही होगा। तो निबंध में भी
कलात्मक स्पर्श पाया जाता है। यह स्पर्शता या यह स्पर्श आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है, या दोनों तरह के हो सकते हैं। आंतरिक कलात्मक स्पर्श से उसमें श्रृंखलाबद्धता उत्पन्न होती है और आत्माभिव्यक्ति को अवसर मिलता है। इसमें जो आंतरिक कलात्मकता या आंतरिक कलात्मक स्पर्श जो निबंध में होता है, उससे निबंध की विषय वस्तु एक श्रृंखला में रहती है, और इस श्रृंखला में रहने का कारण ही है कि आत्माभिव्यक्ति को अवसर मिलता है। यदि बिखराव रहता, श्रृंखलाबद्धता नहीं रहती, तो आत्मा की अभिव्यक्ति निबंध के माध्यम से निबंधकार नहीं कर पाता। पांचवी जो विशेषता हम ले सकते हैं वो है, निबंध में लेखक को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलता है। कहानी में बंधन है, उपन्यास में बंधन है, नाटक में बंधन है, इन सब में शिल्पगत आधार पर लेखक की सीमाएं होती है कि वो हर प्रकार से स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन निबंध गद्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक अर्थात निबंधकार पूरी तरह स्वतंत्र होता है कि वह अपनी बात जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कह सकता है। और यही कारण है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण, उसका जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है वो निबंध में पाया जाता है, और वो निबंध में उसकी व्यक्तिगतता या व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। उसी के कारण यह पूरे निबंध की विषय वस्तु को एक सूत्रता प्रदान करता है, पूरे विषय वस्तु को एक सूत्र में बांधे रखता है, बिखरने नहीं देता। यदि बंधनों में रहता वो, तो वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता अपनी बात को, हर तरह की बात को कहने के लिए। लेकिन यहाँ निबंधकार पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। इसके लिए विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम सुंदर एवं रोचक होना आवश्यक है। तो पूरा अवसर लेखक को मिलता है, लेकिन वो अवसर उसको कब मिलेगा? जब वह अपनी बात को सुंदर तरीके से और रोचक तरीके से पाठकों तक लाएगा। तो इसलिए ये आवश्यकता है, ये विशेषता भी होनी चाहिए निबंध की भाषा की, कि अभिव्यक्ति का माध्यम उसका सुंदर और रोचक होना चाहिए। छठी जो बात है वो है, निबंध में कविता की तरह बुद्धि की अपेक्षा हृदय की प्रधानता होती है। ये कुछ लेखकों का मत है, सबका नहीं है। रामचंद्र शुक्ल तो कहते हैं कि विचारों का गुम्फन होना चाहिए, विचार ठूंस ठूंस के भरे हुए होने चाहिए। लेकिन अधिकांश लोगों का ये मानना है, जो पीछे परिभाषाएं हमने देखी उनके अनुसार, कि निबंध में कविता की तरह, यहाँ तक वो कविता से तुलना की गई है, कविता में भी किस तत्व की अधिकता होती है? विचारों की बजाय भावनाओं की प्रधानता होती है। तो उसी तरह से निबंध में भी बुद्धि की अपेक्षा हृदय की प्रधानता प्रमुख मानी जाती है। इसलिए वह हृदय को प्रभावित करता है। तो निबंध की एक खासियत होती है कि निबंध बुद्धि की बजाय हृदय की प्रधानता के कारण हृदय को अधिक प्रभावित करता है। इसके साथ ही लेखक अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए, लेखक ने जो अनुभूति की है अपने जीवन में, अभिव्यक्त करने के लिए मूर्त विधान का आश्रय लेता है। कविताओं में तो अमूर्त विधान का भी आश्रय कवि ले लेता है, लेकिन निबंध में अमूर्त विधान का आश्रय बहुत कम लिया जाता है। बल्कि किस विधान का आश्रय लिया जाता है? मूर्त विधान का आश्रय लिया जाता है। परंतु यह पूर्णतया विचारहीन भी नहीं होता। विधान यदि लेता है कवि, तो ये नहीं है कि बिना सोचे समझे ले ले, उसमें पूरी तरह से विचार कर अपनी बात को रखा जाता है, और इस पर पूरी तरह चिंतन मनन भी होता है, और उस विषय वस्तु पर चिंतन मनन का प्रभाव भी रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कविता हालांकि बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं
कि प्रधानता निबंध में रहती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि निबंध बिना सोचे विचारे लिखे जाते रहे हों। सोच विचार कर तो लिखे जाते हैं, लेकिन हृदय जुड़ा रहता है और उसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी इसमें रहती है। बंधनों में बंध करके कोई बात इसमें नहीं कही जाती। सातवीं जो विशेषता है वो शैली से संबंधित है इसके, कि इसकी शैली हमेशा रोचक होती है, आकर्षक होती है और सजीवता लिए हुए होती है। तो तीन तत्व हो गए इसमें शैली के माध्यम से, रोचक, आकर्षक और सजीवता लिए हुए। तो ये तीन चीज़ें इसकी शैली के संबंध में होती है। यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो वो निबंध अच्छा निबंध नहीं हो सकता। तो अब निबंध की ये विशेषताएं हमारे सामने निकल करके आती है जो मुख्य है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि निबंध बहुत सी शैलियों में लिखा जा सकता है और हर शैली की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। यहाँ भी कुछ लोगों ने कहा है कि विचार नहीं होते, तो कुछ लोग कहते हैं विचार होते हैं। इसी में कहा गया है कि विचार जो है एक विचार लेकर के चलता है, जो विचारात्मक है ही नहीं तो विचार कहाँ से लेके चलेगा। लेकिन एक चीज़ आप जरूर समझ लें कि बिना विचार के कोई साहित्यिक रचना नहीं होती है। हाँ, बात जहाँ संतुलन की आती है, भाव और विचार की, तो वह वो संतुलन जिस रचना में विचारों की तरफ झुकता है उसे हम विचारात्मक कह देते हैं, और जहाँ भावों की तरफ अधिक झुकाव रहता है वहाँ भावनात्मक रचना उसको कह देते हैं। तो निबंध दोनों तरह के होते हैं, लेकिन जिस निबंध की तरफ हम जा रहे हैं, साहित्यिक निबंध की तरफ, उसमें प्रधानता विचारों की कम और भावों की अधिक होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निबंध में विचार होते ही नहीं होंगे। तो ये विशेषताएं देखने के बाद निबंध का एक स्वरूप हमारे सामने निकल करके आता है कि निबंध कैसा होता है। तो अब सोचिए, परिभाषाएं हमने पढ़ी, ये विशेषताएं हमने देखी, तो अब जब आपसे कोई पूछे कि निबंध कैसा होता है तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? तो मैं ये मानता हूं कि हम कुल मिलाकर के इस तरह से जवाब देते हैं कि लगभग निबंध का स्वरूप हमारे सामने निखर करके आ जाता है, और दूसरा जिसे हम बताना चाहते हैं वो भी समझ जाता है। कि देखिए कि इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंध में आकारगत लघुता, निजीपन एवं व्यक्तिगतता। निबंध कैसा होता है? आकार में लघु, निजी और व्यक्तिगतता लिए हुए होता है। इसके साथ साथ उसमें स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता होती है। स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता होती है। रोचकता और सजीवता भी निबंध लिए हुए होता है। इसके साथ स्वगत भावाभिव्यक्ति, स्वगत भावाभिव्यक्ति और औपचारिकता का अभाव। देखिए खास बात, औपचारिकता का अभाव होता है, निबंध अनौपचारिक तौर पर ही लिखा जाता है। भावों एवं विचारों का गुम्फन, खूब सारे भाव और विचार आपस में गूंथे रहते हैं। हास्य एवं व्यंग्य भी इसमें उपस्थित रहता है। भाषा एवं अर्थ विधान की चुस्ती जिस रचना में पाई जाती है वह निबंध के रूप में जाना जाता है। तो ये निबंध की विशेषताएं भी हो गई, और इन विशेषताओं के आधार पे निबंध का एक स्वरूप निकल करके आता है। और हम कह सकते हैं कि एक छोटे आकार की रचना जिसमें विचार और भाव दोनों रहते हैं, और उस पे निबंधकार की व्यक्तिगत जो रुचि है, व्यक्तिगत जो विचार हैं, उनका प्रभाव रहता है, और उनका आपस में गुम्फन भी रहता है। और भाषा व्यंग्यात्मक भी हो सकती है, हास्यात्मक भी हो सकती है, और भाव अर्थ की या अर्थ विधान की, भाषा के अर्थ विधान की जो चुस्ती है वो भी निबंध में पाई जाती है। उसी का परिणाम होता है कि निबंध कोई बहुत बड़ी रचना के रूप में हमारे सामने नहीं आता, बल्कि एक संक्षिप्त रचना के रूप में हमारे सामने रहता है। तो इस तरह से हमने आज निबंध की इन विशेषताओं को जाना। तो अब एक प्रश्न बनता है जो आपको
हल करना है इन विशेषताओं के आधार पे, ये अपनी बातें जो हुई है उसके आधार पे, वो प्रश्न बनता है कि निबंध की विशेषताओं को बताते हुए निबंध के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। निबंध की विशेषता बताते हुए निबंध के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। इसको आप हल करने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आप कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब आगे हम बहुत बहुत संक्षिप्त में पढ़ेंगे, उसके बाद हम साहित्यिक निबंध या ललित निबंध की तरफ जाएंगे। निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं और निबंध के भेद क्या हो सकते हैं, फिर उन भेद के अंतर्गत ही एक साहित्यिक निबंध का भेद आता है या ललित निबंध का एक भेद आता है, जिस पर हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी ये बातचीत यहीं मैं विराम करता हूँ उसका, और जय हिंद।